नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य सिंह। आज मैं पटना यूनिवर्सिटी के बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो सेशन 2020 में हुआ है, यानी 30 सितंबर 2020 को हुआ है, उसका मैं क्वेश्चन पेपर का आज एनालिसिस करूंगा आपके साथ, और साथ ही कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि आप सभी जानते हैं पटना यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर जो है वह सबमिट करा लेती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद पटना यूनिवर्सिटी जो है पेपर बच्चों को देती नहीं है, स्टूडेंट्स को देती नहीं है। तो ये क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं वो खासकर दो लोगों से मिले हैं। पहला नाम उसमें तनु कुमारी जी का, दूसरा नाम है डॉली सिंह जी का। उन दोनों लोगों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है क्वेश्चन में, तो वो बहुत बड़ा मैटर नहीं करेगा। देखिए, और साथ ही मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपके साथ बाइलिंगुअल डिस्कस करूंगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि पेपर कैसा था और उस पर मैं अपना एनालिसिस बताऊं, तो पेपर वाज ऑल राइट। पेपर मॉडरेट लेवल का था, ना बहुत टफ था ना बहुत आसान था। पेपर अच्छा था। हर एक सेक्शंस जीके जीएस में कवर किए गए थे। हिंदी में भी अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछे गए थे। और देखिए, इसका पैटर्न क्या होता है, 60 क्वेश्चन जीके जीएस होता है, 20 क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपका हिंदी होता है, और 10 क्वेश्चन इंग्लिश होता है। तो यही आपका पैटर्न होता है। तो चलिए, अब बिना देरी के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। हमसे यही प्रश्न पूछा था। तो हम सभी जानते हैं कि यह कब प्रारंभ हुआ था। तो इसकी शुरुआत जो है अगस्त 1942 में हुई थी, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को, तो मुझे लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अगर इससे रिलेटेड हम बात करें तो इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, ये भी हम जानते हैं। और इसी तरीके से बात करें कि ये देखिए, जो करो या मरो है, यह नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ, आप सभी जानते हैं। ये बहुत बड़ा आंदोलन था, बहुत लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया, बहुत लोग जेल भी गए। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिया। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि निम्न में से कौन सी नदी भारत में निकलती है। देखिए, अब हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन था क्या था, ये मुझे नहीं बताया गया, लेकिन हाँ, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, गंगा होगा, ये मुझे बताया गया। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि ऑप्शंस में जो और जैसे ऑप्शंस रहे होंगे, जो और रिवर्स का नाम रहा होगा, वो कुछ ऐसे रहे होंगे जिनका जो है ओरिजिनेशन जो है वो इंडिया में नहीं होता। जैसे मान लीजिए ब्रह्मपुत्रा रहा होगा, सतलज रहा होगा। तो इन सब नदियों का उद्गम स्थल जो भारत में नहीं है। तो ये ऐसे ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज आरबीआई एस्टैब्लिश्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका स्थापना इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो वह जो है 1 अप्रैल 1935 में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। अब देखिए, इससे रिलेटेड मैंने कई फैक्ट्स अपने वीडियोज़ में बताए हैं। जो मैंने एक वीडियो चलाया था, सीरीज़ चलाई थी इंपॉर्टेंट जीके जीएस करके, वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में आरबीआई के बारे में बताया कि इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एट प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कलकत्ता में था, ठीक है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ऐसे मैंने कई रिलेटेड फैक्ट्स मैंने वहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज दांडी मार्च इनिशिएटेड। हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि दांडी मार्च का प्रारंभ कब हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि दांडी मार्च का प्रारंभ जो है 11-12 मार्च 1930 में हुआ था, ठीक है। 1930 में हुआ था। अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो देखिए, यह जो है इतना इम्पोर्टेंट था कि इसी मार्च के बाद, ठीक है, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो यह कहाँ से कहाँ तक हुआ था मार्च। तो ये मार्च जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक हुआ था। दांडी कहाँ पड़ता है वर्तमान में? वर्तमान में दांडी गुजरात के नवसारी ज़िले में पड़ता है, ठीक है। ये सब फैक्ट से आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था, व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड। देखिए, एक चीज़ और है कि हम आपको बता दें, ये जो सीरियल नंबर है वो मैंने अपने से सेट किया हुआ है, ये ऑफिशियल सीरियल नंबर नहीं है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हम बहुत ही छोटे लेवल से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1600 में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी।
पाल वंश का संस्थापक कौन था। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो वह कौन था, गोपाल थे। ठीक है, कौन था, गोपाल थे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर इंडिया। भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है। देखिए, इसको ज़रा सा अगर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसका, इस क्वेश्चन का, तो हमें जो मतलब न्यूनतम एज है यानी कि मिनिमम एज की एलिजिबिलिटी वो 25 ईयर्स निकल के आएगी। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे। आपको संविधान में, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डायरेक्ट वे में नहीं मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर के लिए मिनिमम एज जो है वो कितनी है। लेकिन देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री को जो है वो राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य होना बिल्कुल कंपलसरी है। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 30 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम उसी अकॉर्डिंगली देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम एज है वो कितनी निकल कर आएगी, 25 ईयर्स। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि किस वर्ष मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 712 AD में। ठीक है, कब, 712 AD में। और देखिए, अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, तो यह जो है अरब आक्रमणकारी था। इसने कहाँ पर आक्रमण किया था, तो वह किया था सिंध प्रांत पर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, उससे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि एक हमारा और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम BHU पाठशाला है, आप सभी जानते होंगे। वहाँ पर हम BHU के UET एंड PET कोर्सेज़ की प्रिपरेशंस करा रहे हैं। देखिए, वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, PDFs मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे और भी बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिलेंगे वहाँ। आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट नंबर आपको बोल भी दे रहा हूँ, 9519383272 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए, हमारा 9th क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। किसी एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है। यही प्रश्न हमसे पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री की, किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट हैविंग द राइट टू वोट। कौन संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में बिना मताधिकार के शामिल हो सकता है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्तमान में कौन अटॉर्नी जनरल है भारत में, तो के वेणुगोपाल। कौन है, के वेणुगोपाल। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए, अगर हम बात करें संविधान में इसका अटॉर्नी जनरल का मेंशन कहाँ किया गया है, कौन से आर्टिकल में, तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अब देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा। देखिए, 11th क्वेश्चन हमारा, इन 2014 UN क्लाइमेट समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, न्यूयॉर्क USA। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, न्यूयॉर्क USA। लेकिन देखिए, एक चीज़ और है, एक और कॉन्फ्रेंस हुआ था 2014 में ही, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था लीमा, पेरू में। तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझेंगे कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए, लीमा जो है वो पेरू की राजधानी है। ठीक है, क्या आप क्वेश्चन में दिया हुआ था वो आप बिल्कुल आप ही स्वयं समझ पाएंगे। मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ था, लेकिन जो क्वेश्चंस मुझे मिला है मैं उसका आपको सॉल्यूशंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रीअपॉइंटेड। भारत में राष्ट्रपति पद पर एक व्यक्ति का पुनः निर्वाचन कितने बार हो सकता है। तो देखिए, यह कोई फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, नॉट फिक्स्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें कि संविधान में इसका कुछ उल्लेख है, तो उल्लेख कुछ भी नहीं है। आप जो है, एक व्यक्ति जो है भारत में कितना भी बार जो है उसका कोई सीमा नहीं है, 1 बार 2 बार 4 बार वह भारत में राष्ट्रपति रह सकता है। ठीक है, इसमें कोई बाध्यकारी कोई सीमा नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमुक वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। देखिए, ये एंशिएंट हिंदी का जो एंशिएंट हिस्ट्री हमारी है, प्राचीन इतिहास, उसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी का वो था, सातवाहन वंश का। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आप सभी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीन ऑफ जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल क्या है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी है आप कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1605 टू 1627। ठीक है, यानी कि 1605 से 1627 तक। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए, जहांगीर का जो वास्तविक नाम था क्या, सलीम था। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, आप सभी जानते होंगे। मुगल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 टू 329 रिलेट्स टू। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है? तो यह जो है निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से, इलेक्शन से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए ये किससे संबंधित है? इलेक्शन से संबंधित है। और ये किस पार्ट में आता है? तो ये पार्ट 15 में आता है। किस पार्ट में आता है? पार्ट 15 में आता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया आप सभी को। अब देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ठीक है, तो यह कितनी भाषाएं हैं आप सभी पढ़े होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज़ नोन एज स्ट्रेंजर गैस। अजनबी गैस किसे कहते हैं? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिनॉन। क्या हो जाएगा? कौन सी गैस को अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिनॉन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये साइंस का अच्छा खासा क्वेश्चन था, ये जनरल साइंस का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अमरावती इज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट। आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे, तेलंगाना होगा या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी जान लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया था? धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल। पाल वंश के राजा थे धर्मपाल। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, धर्मपाल। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते। देखिए मैंने विक्रमशिला के बारे में भी मुझे याद आ रहा है, मैंने वीडियोज़ में बताया है। यह कहाँ पर अवस्थित है? यह बिहार के भागलपुर जिला में अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए चूँकि ये पटना यूनिवर्सिटी बिहार में पड़ती है तो बिहार से क्वेश्चंस आने वाजिब हैं। ठीक है, आना ही आना है। अब हम कुछ अगले क्वेश्चंस देखते हैं। पहाड़िया ट्राइब रिलेट्स टू विच स्टेट। पहाड़िया जनजाति किस राज्य से संबंधित हो? देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, जैसा मुझे ऑप्शंस बताया गया था तो उसके अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन जो पहाड़िया जनजाति है ये झारखंड में भी मुख्य रूप से पाई जाती है। कुछ जो जनसंख्या में बिहार में भी पाई जाती है और कुछ जनसंख्या में ये जो है झारखंड में भी पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में भी पाई जाती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डैम बिल्ट ऑन महानदी। महानदी पर निर्मित बांध है तो इसका नाम क्या है? हम सभी जानते हैं, बहुत ही जो है चर्चित है, बहुत ही प्रचलित, इसका नाम है हीराकुद डैम। कौन सा डैम है? हीराकुद डैम। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा में। कौन से स्टेट में पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन। अब हमसे प्रश्न है कि पूछ रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर थी? कन्नौज उत्तर प्रदेश। कन्नौज कहाँ पड़ता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूजीसी एस्टैब्लिश्ड। देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, सिंपल सा है बट बहुत से लोग 1946 और 1956 में कन्फ्यूज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1956। क्या हो जाएगा? 1956। बिल्कुल क्लियर हो गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यूजीसी का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश में क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्लियर हो गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। देखिए इसका मैं पूरा नाम आप सभी को बताऊंगा, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से वुमेन्स यूनिवर्सिटी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से वुमेन्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो SN, ठीक है, SNDTWU। ठीक है, और ये कहाँ पर है? यह है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। और देखिए अगर हम बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कि देखिए ये जो है किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, ये भी क्लियर हो गया। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जैसे अभी देखिए आपने देखा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गई, एक और है नालंदा से भी पूछा जा सकता था। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हमारा अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस की क्रांति का नारा है। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिबर्टी है। ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए
लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि क्या है देखिए, स्वतंत्रता है, समता है और बंधुता है। बिल्कुल क्लियर हो गया आप सभी को, यही इसका नारा है। किसका नारा था ये? फ्रेंच रेवोल्यूशन का, फ्रांस की क्रांति का नारा था। अब देखिए, अब यह कब हुई थी तो आप सभी जानते हैं 1789 में, 1789 में 14 जुलाई को ये पूरा इंसिडेंट शुरू हुआ, पूरी घटना शुरू हुई। ऐसे आप बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ बताने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ ब्रिक्स आर। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि ब्रिक्स के वर्तमान में सदस्य कितने हैं, तो वर्तमान में इसके 5 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, उसके बाद रशिया है, उसके बाद कौन सा है? आई से इंडिया है, ठीक है, सी से कौन सा है? चाइना है, और एस से कौन सा है? साउथ अफ्रीका है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका है। बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को कि इसके कितने सदस्य हैं। तो देखिए आप जो नेम है ब्रिक्स उसे समझ पा रहे होंगे, 5 सदस्य हैं। देखिए इसका गठन जो है वो 2006 में किया गया था, यानी इसकी बात जो है 2006 में कंप्लीट कर दी गई थी। लेकिन 2009 से, कब से? 2009 से ये सभी देश जो है वो एनुअली मीट करते हैं, ठीक है, एनुअल मीट इनकी होती है, ठीक है, यानी वार्षिक रूप से इनका मिलन जो होता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम महाराष्ट्र इन 1940। हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि वर्ष 1940 से, ठीक है, वर्ष 1940 में महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया? तो यह किया था विनोबा भावे जी ने। किसने किया था? विनोबा भावे जी ने, ठीक है। अब देखिए यह कहाँ पे किया था? तो यह किया था पवनार, एक जगह पड़ता है महाराष्ट्र में। मैं आपको ये एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूँ, कहाँ पड़ता है ये? पवनार जो है वो एक महाराष्ट्र में जगह है, वहाँ से उन्होंने ये शुरुआत किया था, ठीक है। तो एकदम एग्जैक्ट आप जानिए इसको इस क्वेश्चन को भी मैंने अपने वीडियोस में बताया। तो जो जो क्वेश्चंस मैंने बताया मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं आप सभी को ये बातें बता रहा हूँ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र का क्या अर्थ है? देखिए अब ऑप्शंस में क्या था ये आप उसके अकॉर्डिंग समझेंगे, लेकिन मैं आपको जनरल में बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। साइंस ऑफ सोसाइटी, या हिंदी में कहें तो समाज का विज्ञान, ठीक है। क्या कह सकते हैं? समाज का विज्ञान भी आप इसे कह सकते हैं, या सामाजिक विज्ञान कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं सही है। ज़्यादा सही क्या है? समाज का विज्ञान जो है वो ज़्यादा सही है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हु सेड दैट इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया भी है। देखिए इसकी किसने कहा था? एडम स्मिथ साहब ने। किसने कहा था? एडम स्मिथ। अब देखिए इनसे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इनको जो है अर्थशास्त्र का जनक के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इनकी एक फेमस बुक है वेल्थ ऑफ द नेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म है वेल्थ ऑफ द नेशन, उसको हम लोग कह के याद करते हैं, लेकिन उसका नेम जो है एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ द नेशंस ऐसे करके है, बहुत लंबा है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे समझ सकते हैं। वेल्थ ऑफ द नेशंस पुस्तक जो है, बुक जो है वो किसकी है? तो वो किसकी है? एडम स्मिथ की है। तो ये उनसे रिलेटेड फैक्ट्स थे, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव्ड? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, पॉलिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इसकी बात करूं मैं कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। देखिए तो यह जो है संसद द्वारा महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, महाभियोग का प्रोसेस है, वो किस आर्टिकल में है? तो वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि यह महाभियोग सर्वप्रथम या पहले किस सदन में लाया जाएगा, किस हाउस में लाया जाएगा, तो ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउसेज में से किसी में भी पहले लाया जा सकता है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस में क्या था आप समझ सकते होंगे कि बाय द पार्लियामेंट, वो भी करेक्ट है। अगर जो भी ऑप्शंस में रहा होगा इसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे। मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया है क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और जीएस का लास्ट क्वेश्चन जो हमें मिल पाया है वो है, शेर शाह सूरी इंट्रोड्यूस द कॉइन्स मेड ऑफ। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए कि शेर शाह सूरी ने जो सिक्के चलाए थे वो किसके बने हुए थे, ठीक है। तो वो किसके बने हुए थे? वो थे गोल्ड के बने हुए। किसके बने हुए थे? सोने के बने हुए थे, सिल्वर के बने हुए थे, चांदी के, और किसके बने हुए थे? कॉपर के, ठीक है। इन 3 चीज़ों से बने हुए थे। देखिए किसके? सोने के, सिल्वर चांदी के, और कॉपर तांबा के, इन चीज़ों से वो बने हुए थे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जीएस के क्वेश्चंस को आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हिंदी के सेक्शन को। देखिए हिंदी के सेक्शंस में मुझे 4 प्रश्न नहीं मिल पाए हैं 10 प्रश्नों में से, तो उन्हीं का आंसर मैं आपको बता पाऊँगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें, देखिए मैं फिर आपको यहाँ बता दूँ, ये ऑफिशियल जो है सीरियल नंबर नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं मैंने उन्हें सीरियल वाइज उसको मैंने मेंटेन किया हुआ है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किसकी रचना है?
तो यह जो है यह किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप याद रखेंगे। देखिए अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। देखिए प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह कहाँ पर है? ओष्ठ है। क्या है? हमारा ओष्ठ है। ठीक है, देखिए क्या हमारा ओष्ठ है। ठीक है, अब देखिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शब्द के पहले लगने वाले को क्या कहते हैं? तो वो क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं हम? उपसर्ग। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है छायावाद के कवि का नाम। देखिए अब ये क्वेश्चंस क्या था वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, आप ही समझ पाएंगे। लेकिन देखिए छायावाद के कवियों का अगर मैं नाम आपको लूँ, इन छायावाद के प्रमुख रूप से 4 स्तंभ माने जाते हैं। उनका नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और देखिए मैंने आपको जयशंकर प्रसाद जी का नाम बता दिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम बता दिया, महादेव वर्मा जी हैं और कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शंस में क्या था आप उसके अकॉर्डिंग समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि छायावाद का जनक कौन है तो आप जयशंकर प्रसाद के लिए जा सकते हैं। ठीक है, कौन कितने लोग थे? 4 लोग थे। ठीक है, मैंने आपको चारों लोग का नाम बता दिया, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेव वर्मा जी, सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी को जो है हिंदी साहित्य का जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में चिदम्बरा के रचना पे उनके मिला था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे आप समझ पा रहे होंगे। ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया कि तुलसीदास से संबंधित भी कुछ रचनाएं आई थी, तो उनकी क्या प्रमुख रचनाएं आप सभी जानते हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, फिर ऐसे बहुत सी उनकी रचनाएं हैं। तो क्या प्रश्न था आप समझ पा रहे होंगे, तो आप उसको अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आप पटना विश्वविद्यालय जैसे गौरवशाली विश्वविद्यालय में आप प्रवेश पाएंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएंगे। और साथ ही मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि आप हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब करिए चैनल को, BHU पाठशाला को और यूनिवर्सिटी गुरुकुल को। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।